मलिक अहमद खान बुचर साहब करके गए, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग ला सकता? आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा। जिस सियासी जमात ने आइंदा आने वाले वक्त में सरवाइव करना है उसको अवाम की नब्ज़ के मुताबिक ही निकलना पड़ेगा। ये बात बड़ी क्लियर। मेरे पास जो इतला है, मेरे पास जो खबर है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो 15 तारीख के बाद भरपूर एहतजाज जो है वो शुरू करने जा रही है, भरपूर एहतजाज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द आपको मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल जो है इसकी कॉल नज़र आएगी, और उसमें चाहे लोगों के प्लेटफॉर्म लहदा हों, लेकिन एक बात पर वो मुत्तफिक होंगे। और मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, हो सकता है उसमें कोई हुकूमती इत्तेहाद की कोई बड़ी सियासी जमात जो है वो भी हुकूमत को छोड़कर उस इत्तेहाद में शामिल हो। बड़ी सियासी जमात में से तो ही हैं पीपल्स पार्टी। मैं कह रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी को तो अब आप मत इस बात, उसके बाद तो बड़ी पार्टी एमके में बात। मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार कीजिए। मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। ये 15 जुलाई के बाद आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इक़्तिदार की कश्ती जब डूबने लगती है ना यासर साहब, उस वक्त कुछ भी होता। मुझे एक सवाल का जवाब दे। इस मुश्किल तरीन वक्त में मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं जिनको पाकिस्तान लाया गया, जिनको कहा गया कि अवाम इनको वोट देगी, वो है बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं? आप उनकी खामोशी पर कोई तासर नहीं ले रहे, आप उनकी खामोशी को कुछ नहीं समझ रहे। आप उनकी खामोशी और उनके करीबी साथियों की खामोशी, ये ख्वाजा आसफ साहब जो बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं ख्वाजा आसफ साहब वैसे ही बोल गए? ख्वाजा आसफ साहब का बोलना, ख्वाजा आसफ साहब का ये सब कुछ कहना, ये वैसे ही है। और बहुत सी जगहों से बहुत सी जो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, किस रुकने असम्बली को नहीं पता कि मैं अपने हल्के में जाऊंगा और मुझे अवाम के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले वो अमेरिका ऐवान कांग्रेस के हवाले से भी तो कोई बात की थी ना, तो क्या वो भी उसी इशारे की बुनियाद पे की होगी? भाई जब आपकी मैं वही कहता हूँ, जब आपको पता हो कि एक तरफ से छुट्टी हो रही है तो आपको दूसरी तरफ देखना होता है ना, तो फिर उस तरफ जिस तरफ से छुट्टी हो रही है फिर आप कोशिश करते हैं कि यार मैं अब इसके ख़िलाफ़ बोल के किसी और को राज़ी कर दूँ। अब सारी चीज़ें हम टीवी पे बैठ के कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन बात तो चल रही है ना। बात तो जो असल है, जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, जो नज़र नहीं आ रहा वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। हमें मुल्क से आगे कोई चीज़ है नहीं। बहुत से लोगों को शायद अपने इक़्तिदार से आगे कुछ नहीं है, अपनी सियासत से आगे कुछ नहीं है, अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं, लेकिन हमें मुल्क से आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले ये पाकिस्तान है, और जो गेम चल रही है, जो सियासत चल रही है, जहाँ पर जिसका क्या मसला चल रहा है, कौन अब किस ब्लॉक में जा रहा है, ये सारी चीज़ें तो यह सब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। और जहाँ तक मुझे एक बात बता दें, हमने कल एक क्लिप चलाया था ना मियाँ साहब का, इस पर मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने फरमाया था रोटी 4 रुपये की, 10 रुपये किलो सब्ज़ी, बिजली सस्ती, लोड शेडिंग का खात्मा। आप मुझे बता दें, आप एक होप बातें हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आपको अवाम इंतखाबात में भी बता देती है, और इंतखाबात के बाद ये पोजीशन होती है कि आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे। आपके वजीर कह रहे हैं ये बजट, ये टैक्स हमने IMF के कहने पे लगाया। अब आप और मैं एक क्लिप सुन रहे थे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी का, जिनके मतलब मशहूर था, जो इनके कसीदे पर के नहीं थकते थे। अब वो कह रहे थे हम कह रहे हैं वोट नहीं देना, यही थे ना बात। लेकिन राना साहब, ये सिर्फ वही नहीं है। मैंने पिछले कोई 2 हफ्तों में ये जब बजट सेशन चल रहे थे, मैंने एक मुखालिफ हवा देखी और मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। शायद वो कभी कभार कानों पे आवाज़ पड़ती है ना, तो मुझे ये लगता है फैब्रिकेटेड है, AI ने बनाया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये आवाज़ आ रही होगी। लेकिन वो बार बार अब कानों से टकरा रही है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम पागल थे, हम कम फहम थे। नहीं, हम यहाँ पे अटके हुए थे, इन्हें आगे अब पता चल रहा है, पता चला, इसलिए पता चला ये अब पागल हो गए, हमें ये नहीं समझ आ रहा। हम अल्लाह माफ़ करे, हमसे सीनियर है, हम किसी को नहीं कुछ कहते, वो तो बहुत सीनियर, हम तो सीखते हैं सर। सीनियर जूनियर की तफरीक ही नहीं है, हम उन सबसे सीखते हैं सर। उसमें बहुत से जूनियर्स भी हैं सर, जूनियर बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देख रहा हूँ, हैं अभी चंद एक लोग जो कसीदा पढ़ने से बाज भी नहीं आते,
जो कसीदा भी पढ़ते हैं, जो सारा कुछ करते सर रहते मैं हैं। लेकिन मैं आपको एक बात तकरीम करने वालों में हूँ सर, जी मैं तकरीम करने वालों में हूँ, वो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। मेरा इख्तलाफ नजरियाती तौर पे होता है, लेकिन नजरियाती तौर पे भी अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और अब आके दिखाई देने लगा है, तो मुझे वो पता चल रहा है कि वो ऐनक के नंबर तब्दील हो गए हैं। वो ऐनक कहाँ से मिलती है, वो शायद हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब मुझे पता हो कि ये बोतल है ना, इसमें पानी है और इसमें पानी है, मुझे पता है इसमें पानी है, और मैं कहूँ नहीं जनाब इसमें फलां चीज़ है और मैं इसे करने की कोशिश करूँ, और जब मैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार हो जाऊँ, और जब मैं हकीकत जानते हुए भी, माजी देखते हुए भी, हालात को देखते हुए भी, सारी चीज़ें जानते हुए भी सिर्फ इस वजह से ये कहूँ कि नहीं जनाब मैं नहीं, मैं ये करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे, अब ये कहना शुरू करते। नहीं, बहादुर वो होता है जो सामने देखता है कि जनाब वाकई मैं पहले अगर गलत था तो अब मैंने अपनी गलती को दुरुस्त करना है। वो लोग बहादुर होते हैं, वो लोग जो होते हैं बाज़मीर होते हैं, और वो लोग बेज़मीर होते हैं जो सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी, डर कर, खौफ से, लालच से, या किसी मफाद से, या किसी वजह से नहीं बोलते। तो फिर वो मुजरम भी होते हैं, बेज़मीर भी होते हैं, और फिर वो योम आखिरत पे हिसाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। या सर बात यह है कि अब समझ आनी शुरू हो गई है, सब कुछ समझ आनी शुरू हो गई है कि हालात जा किस तरफ नहीं है, हालात किस थी। हम पहले दिन से बोलते थे तो हमें बहुत से, आप ही मुझे कल एक मेरे ही क्लिप दिखा रहे थे कि एक बंदे ने नीचे क्या लिखा, तो मैंने हंस के आपको क्या कहा कि यार चलो वो सुनते तो हैं ना, वो सुनते तो हैं ना, तो हम तो उम्मत ही उनकी है जिनके कदमों की हम खाक के बराबर भी नहीं है। तो हमने तो सीखा ही यही है, हमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा ही यही है कि भाई हमने तो सच बोलना है, चाहे चले जितनी देर है। देखें याद एक बात ज़हन में रखिए या सर, मैं एक बात बड़ा ज़रूर एक बिल्कुल क्लियर कह दूँ, मैं ना तो अपने ज़मीर का सौदा करूँगा, जिस दिन मुझे नज़र आया कि अब ज़मीर का सौदा होगा मैं उस दिन उस बाज़ार को छोड़ दूँगा, मैं उस बाज़ार से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करूँगा। मुझे यकीन है आप भी नहीं करेंगे, मुझे यकीन है पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सहाफ़ी नहीं करेगा जिसका ज़मीर ज़िंदा है। तो हमें बोलना चाहिए ना, अल्लाह ने अगर आपको ये तबलीग क्या है, ये पैगम्बरी पेशा है ना, जो लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हम। लेकिन अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे उन लोगों को जो लोग ये समझते थे कि हम जो कहेंगे वही सब अच्छा, ऐसा नहीं है। अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, और जब आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएं और फिर आवाज़ें मिल जाएं तो इतना शोर होता है कि ये कान फट जाते हैं कान, और फिर उस शोर में कोई कुचल के निकल जाए, कोई गिरा के निकल जाए, फिर आपकी चीख मामूली सी चीख होती है। राना एहसान अफजल साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का मुद्दत हुई है आपको मेहमान किए हुए। अभी मौजूदा सूरत हाल पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला कर रहा है। अब ऐसी बात अगर सेटिंग वफाकी वज़ीर कहे तो हमारे लिए तो हैरत की बात है, क्यों कहा जा रहा है? देखें, अब तो जो बजट आना था वो आ गया है और IMF की मुशावरत से आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो IMF का प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा। सर अगले प्रोग्राम राना साहब अगले प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, आप कह रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। देरपा प्रोग्राम के लिए औरंगजेब साहब के बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं कि हमने अगला प्रोग्राम लेना है जो तवील मुद्दत ही होगा, और ये फिर आखिरी किस तरीके से हो सकता है? नहीं, ये 3 साल का जो प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, औरंगजेब साहब भी इसको आखिरी प्रोग्राम कह रहे हैं। और देखें ये क्यों हम IMF के चुंगल में बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के जो नुकात हैं उसको पूरा नहीं करते। और कितने IMF के प्रोग्राम किए पाकिस्तान ने, लेकिन सिर्फ जो 2 प्रोग्राम पूरी किए वो PMLN ने किए, एक 13-16 में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और अब हम ये जो तीसरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह इसको भी हम पूरा करेंगे। बहरहाल देखें जो हकीकत है वो ये कि 1 साल पहले आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे। राना साहब आप भाई हैं, हम तो थक गए अल्लाह की कसम ये बातें सुन के सबसे। सर मुझे इस बात का जवाब दे दे, जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है वो सच है, तो दुरुस्त कह रही हैं गलत कह रहे हैं, बस ये बता दें ताकि हमें पता चल जाए ना।
नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ हमें IMF प्रोग्राम की जरूरत है इस वक्त। और अगर ख्वाजा साहब ये गलत प्रोग्राम कह रहे हैं ना, ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं ना। फिर देखिए, ख्वाजा साहब ने, मैंने सुना नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है और उनका क्या उससे पहले क्या बात हो रही थी, लेकिन हमें IMF प्रोग्राम चाहिए और अगर नहीं मिलता तो हम मजीद माशी मुश्किलात में पड़ जाएंगे। इससे भी ज्यादा, ये जो इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा नहीं, अब तो देखिए महंगाई कम हो रही है, 12-13% पे आ गई है, रुपया मुस्तहकम है, और अगर आप IMF प्रोग्राम नहीं लेते तो बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे फिर आप चले जाएंगे। राना साहब, आप कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने आगे पीछे क्या कहा, मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा, आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार देता हूँ। उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू में उन्होंने बजट पर एतराज़ दागा है। उन्होंने कहा, हालिया बजट में टैक्स IMF के दबाव पे लगा, IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है, उनका अपना शहर सियालकोट एक्सपोर्ट का मरकज़ है और एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया उससे FBR के करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। सिटिंग मिनिस्टर ये कहे कि FBR जिसने अपना हदफ 12,000 अरब रुपए का रखा हुआ है उस करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। सर, अगर माफिया को ही फ़ायदा दिलवाना है तो हमसे फिर पैसा क्यों निकलवाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब जो हैं वो जो फाइनेंस की जो मीटिंग्स है उसमें ज़्यादा वो शिरकत नहीं करते, तो हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मसला ये था कि आप जो एक्सपोर्टर है वो 8-9% टैक्स देता था, जबकि सैलरी क्लास 35% देता था, और एक्सपोर्टर्स की आमदन सैलरी क्लास से कहीं गुना ज़्यादा है। तो हमने तो ये कहा कि एक्सपोर्टर्स को भी उसी तनासब से टैक्स देना चाहिए कम अज़ कम जो सैलरी क्लास दे रही है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिल्कुल IMF कहता है कि टैक्स मेजर्स आपने पॉलिसी मेजर्स लेने हैं, जिसका मतलब है कि जो आपके पास ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनके ऊपर आपने उसी के ऊपर टैक्सेस का जो है वो मेजर्स लेने। तो उसकी वजह है कि पिछले 75 साल में हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सके, टैक्स डिवीजन को नहीं बढ़ा सके, तो वो एक मिसट्रस्ट की वजह है। तो इंशाल्लाह इस दफा हम वो डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं FBR की, तो ये जो खदशात हैं ख्वाजा साहब के ये दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो इंसानी अमल है, डिस्क्रिशन है, उसको कम कर दें। ये डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जारी है, मैकेंजी जो कंसल्टेंट है इसको कर रहा है, और बिल्स एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन इसको फाइनेंस कर रही है। अच्छा राना साहब, छोटा सा मुझे बता दें, क्योंकि आप फ्रांस से तल्लक रखते हैं, आप एक मीटिंग्स में भी होते होंगे, आपने कहा जी महंगाई कम हो गई है, मुझे 10 चीज़ें गिना दें, सिर्फ 10 चीज़ें। मैं 10,000 नहीं कह रहा, 110 नहीं कह रहा, 10 चीज़ें गिना दें गंदम के अलावा। चले गंदम एक आपने किया, बिल्कुल किया, आटा सस्ता हुआ, इसके अलावा मुझे 10 चीज़ें गिना दें जो सस्ती हो। देखिए, मैं आपको बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता हुआ है, 290 पे तकरीबन चला गया था पेट्रोल। किसके दौर में? राना साहब, ये हमारे दौर में गया था ना। अभी ये 2 महीने पहले जो पेट्रोल का रेट था, पेट्रोल अभी सस्ता हो गया है, घी सस्ता हो गया है, गंदम सस्ती हो गई है, आटा सस्ता हो गया, और खाने पीने की अशिया सस्ती हुई है, गाड़ियों की कीमतें सस्ती हुई हैं, सूद रेट। राना साहब, खुदा का, राना साहब मुझे कौन सी गाड़ी सस्ती हो गई, ले दे मुझे भी यार, खुदा का वास्ता है, मुझे बता तो दें। डॉलर आप किधर सस्ता करा रहे हैं? मुझे जितना जो रेट आप डॉलर का दे रहे हैं हमें मार्केट से ले दें। देखें, बिल्कुल डॉलर का रेट अब जो है वो जो डबल ट्रिपल रेट चल रहे थे मुख्तलिफ वो खत्म हो गए। तो ये चीजें देखें, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। आपकी जो डेटा है, जो स्टैट है, वो बता रहे हैं कि अभी जून का भी जो महंगाई है वो 12-13% के दरमियान 12.6% पे आई है। ये ज्यादा है, हमने इसको और कम करना है। चलें, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आप जो क्लेम राना साहब आप जो क्लेम कर रहे हैं उसी के मुताबिक हो। बसूरत दीगर ब्लूमबर्ग तो हमें ये बता रहा है ये पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी है।